Now the third chapter is classification of elements and periodicity in properties. तो देखो, जो भी चैप्टर होता है या कोई हेडिंग्स होती है तो उसका जो नाम होता है ना, ठीक है, चैप्टर या कोई हेडिंग, जो भी हम नाम उसका डिसाइड करते हैं वो उस चैप्टर्स के बारे में या फैक्ट के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे अगर हम देखें तो इसमें पहला वर्ड जो यूज किया गया है, दिस इज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर हम हिंदी में कहें तो हम इसे कहेंगे वर्गीकृत करना, या फिर इंग्लिश में कहो कि अरेंज करना, क्लासिफाई करना, यही ना। किसको? एलिमेंट्स को, ठीक है। और हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पीरियोडिसिटी। तो कभी आपने वेव का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, साउंड वेव पढ़ा है क्लास 10 में, पेंडुलम पढ़ा है। अरे भाई बोलो, आपको बोलना है हमारी क्लास में, आपको पता है, पुराने बच्चे तो बोल सकते हैं। यस सर। तो अब देखो, ये पेंडुलम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वेव पढ़ा है? वेव पढ़ा है ना? यस सर, पढ़ा है। तो वेव में या पेंडुलम में, पेंडुलम क्या होता है कि अगर हम बात करें तो ये इस तरह की एक संरचना होती है जो धागे से एक हैवी मेटल बंधा होता है, और उसको अगर हम इसके सेंटर से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें तो ये बार बार अपने सेंटर के इधर उधर ऐसे हिलता रहता है, ठीक है। अब अगर एक ही तरह की चीज ये करता है कोई चीज, तो उसे कहते हैं पीरियोडिक। उसे क्या कहते हैं? ये क्या है? पीरियोडिक है। और पीरियोडिक होने की प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है पीरियोडिसिटी। बात समझ में आई? पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हुआ कि एक तरह की प्रॉपर्टी को रिपीट करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? हम यहाँ पे मेनली दो तरह की प्रॉपर्टीज कंसीडर करेंगे, एक करेंगे फिजिकल एंड एक करेंगे केमिकल, ठीक है। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ी सी बात हमने आपको समझाई कि ये चैप्टर हमसे कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि कुछ जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे, और उन एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक स्टोरी ही समझ लो, ठीक है, या फैक्ट। वैसे तो मैं बता रहा हूँ आपको, फैक्ट बता रहा हूँ। देखो, जब हम कभी केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं तो आप देखते हो कि जब भी आप उससे कहते हो कि सर मुझे ये कोई दवा दे दीजिए, जैसे हमने कहा पैरासीटामॉल, ठीक है, हमने कहा कि ये नाम है मेडिसिन का, आप हमें पैरासीटामॉल दे दीजिए, साथ में हम इसको पीसीएम भी बोल देते हैं। ये किस चीज की दवा है? फीवर की दवा है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि ये सारी दवाओं को या तो अल्फाबेटिकल, ठीक है, अल्फाबेटिकल, या फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करता है। जैसे एक तो हम अल्फाबेटिकल कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास डिक्शनरी भी है। अल्फाबेटिकल वर्ड्स को, ठीक है, ये अल्फाबेटिकल वर्ड्स को डिक्शनरी में हम अरेंज करके रखते हैं, तो इसलिए हमें वो वर्ड्स फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। सेकेंड थिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे हम केमिस्ट के पास जाते हैं तो उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो उन मेडिसिन को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दे, या उन मेडिसिन को वो क्या करे कि प्रॉपर्टी के बेसिस पे अरेंज कर दे। प्रॉपर्टी मतलब जैसे हम ड्रग्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, कभी देखते हो आप कहते हो डॉक्टर ने क्या लिखा है? एंटीबायोटिक लिखा है, एंटीबायोटिक है। फिर हम कहते हैं एंटीपायरेटिक है, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, एंटीपायरेटिक। ये देखो, ट्वेल्थ में जब आओगे ना, जब आप ट्वेल्थ में जाओगे तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक चैप्टर है ट्वेल्थ का, वहां पे आप इसे पढ़ोगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीपायरेटिक्स क्या होती है, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक्स वो होते हैं जो केवल दर्द में काम आते हैं, ठीक है। तो मान लो कुछ दवाओं को इस तरह से कैटेगराइज कर दिया, कुछ को इस तरीके से और कुछ को इस तरीके से, ठीक है। बात आपको समझ में आई?
तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हम करेक्टराइज कर सकते हैं किसको, एलिमेंट्स को। तो अब हमें यह देखना है कि इन एलिमेंट्स को आखिर किस तरीके से रखा गया, क्या ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है या फिर प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है केमिस्ट शॉप की, जहां पे केमिस्ट अपनी दवाओं को अरेंज करके रखता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कि शुरुआत में जब किसी को पता नहीं होता है तो क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि मान लो सपोज करो कि आपको कुछ नहीं पता है और आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो कैसे अरेंज करोगे। ऑब्वियस है कि इन एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या चाहिए कि ये एलिमेंट्स कैसे कैसे हैं और क्या कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। क्लियर, इन एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज, आइडिया लग गया आपको कुछ। तो अब हमें क्या है कि सबसे पहले इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा देखना होगा और उनमें कोरिलेशन चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो साइंस में हम बात करते हैं ना, कोई भी थियरी लाते हैं या कोई भी फैक्ट लाते हैं तो हमें लोगों को उसको समझाना होता है कि देखो ये इससे ऐसे रिलेटेड है। बात समझ में आ गई। तो अब देखते हैं कि हाउ दिस पीरियोडिक टेबल इज डेवलप्ड। मतलब जो पीरियोडिक टेबल है जो हम पढ़ते हैं वो कैसे डेवलप हुआ। अच्छा, ये क्यों पढ़ते हैं कि ये कैसे डेवलप हुआ, क्यों नहीं हम डेवलप्ड चीज को डायरेक्ट पढ़ लें। बताओ, किसी के पास आइडिया है। ऐसा क्यों हम पढ़ना चाहते हैं कि ये डेवलप कैसे हुआ, इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं। भाई जो सबसे अच्छी चीज है उसी को पढ़ ले पहले ही। सर ताकि हमें पता लग पाए उनके डेवलपर्स के बारे में। हाँ, साथ में हमें ये भी तो इंफॉर्मेशन हो कि हम कोई नई चीज कैसे डेवलप कर सकते हैं। शुरुआत छोटे से करनी होती है। अगर हम आपके आज के डेट में कहें या जो इस जनरेशन में करीब हम ये कहें कि जो बच्चे 2010 के बाद जिनका जन्म हो रहा है, अगर हम उनसे कहें कि पहले जो सेलुलर फोन या सैटेलाइट फोन आते थे या जो छोटे फोन आते थे, एनीवन नोज राहुल, द नेम राहुल, डू यू नो। कवलजीत, ठीक है। देखो मैं ये बता रहा था कि अगर 2010 के बाद जो जिन बच्चों की बर्थ हुई है उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहेंगे कि सर एंड्रॉयड फोन हमने देखा है और चलाया है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि 90s 1980s में या फिर 1990 में, इस दौरान के जिनका बर्थ है तो उन्होंने जो नोकिया का 3300 मोटा सा फोन भी देखा होगा। नोकिया 1600 भी यूज किए होंगे। पहले ऐसे फोन आते थे जिनकी डिस्प्ले इतनी छोटी सी होती थी, टच नहीं हुआ करते थे। तो ये डेवलपमेंटल प्रोसेस के तहत आपको एंड्रॉयड फोन मिला है, डायरेक्ट आपको एंड्रॉयड फोन नहीं मिला है। ठीक है, तो दिस इज ए स्मॉल टिपिकल एग्जांपल बाय विच आई एम शोइंग यू। क्लियर। तो अब आपकी जो पहली हेडिंग है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, तो ये आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हमें क्लासिफाई करने की जरूरत क्या है। जैसे हमने एक मेडिसिन का एग्जांपल लिया, दूसरा हमने एंड्रॉयड फोन का लिया कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस था वो स्टेज बाय स्टेज हुआ। तो इसके लिए देखते हैं कि अगर हम बात करें कि 1800 में केवल केवल साइंटिस्ट को 31 एलिमेंट्स पता थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1865 हम रीच किए हमें 63 एलिमेंट्स का नॉलेज हो गया। ठीक है, एट प्रेजेंट हम बात करते हैं कि 114 एलिमेंट्स नोन है। अब देखो ये जो डेटा है ना, ये एनसीईआरटी का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि जो एनसीईआरटी में रिपोर्टेड है वही आपको आंसर करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें से जो है 94 एलिमेंट्स नेचुरल अकरिंग है और बाकी इसके बाद के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कह जाते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं। दीज आर मैन मेड्स। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स कौन से हैं,
मैन मेड है इसके बाद के। तो ये डाटा आपको नहीं रिपोर्ट करना है जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज एडिशनल नॉलेज। ठीक है, जब से एनसीईआरटी रिवाइज नहीं हुई है तो अब हम इसे ही मान के चलेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा है तो यही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। क्लियर? अब हमें बताओ कि अगर आपकी ही शॉप हो और आपको 114 एलिमेंट्स दे दिए जाए, और इन एलिमेंट्स को मान लो कि ये ड्रग्स हैं, और इनमें से कोई एक एलिमेंट पूछे या एक ड्रग मांगे, तो आप कैसे खोजोगे? अगर आपके पास एक बकेट है या टोकरी है, उसमें सारी अगर मिस अरेंजमेंट होगा तो क्या होगा? आप इसमें से एक निकाल पाओगे या उसके बारे में बता पाओगे कि ये यहाँ रखा है इसके नीचे? नहीं ना। इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि रैक बनवा के बाई सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकली ए बी सी, या फिर प्रॉपर्टी के बेसिस पे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक, डायबिटीज, एंटी कैंसरस एक्सेट्रा की जो मेडिसिन होगी वो रखनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाओस उत्पन्न नहीं करना चाहते, ये ध्यान रखना, दुर्व्यवस्था हम नहीं करना चाहते। प्लस एक चीज और, जैसे अगर हम एंटीपायरेटिक रख देते हैं तो हमें पता चल गया कि ये सारी दवाइयां कैसी हैं? दर्द निवारक हैं। ये सारी की सारी दवाइयां कैसी है? इनकी प्रॉपर्टी हमें पता चल गई। क्लियर? तो अब प्रॉब्लम यहां से आती है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कैसे डिफाइन की जाए। प्लस इन प्रॉपर्टी और मेडिसिन के नेम में, जैसे कुछ मेडिसिन होती है, आप देखते हो कुछ होती है जेनरिक मेडिसिन और कुछ होती है पेटेंट मेडिसिन। तो जेनरिक वाली सस्ती होती है, पेटेंट वाली थोड़ी महंगी होती है। तो इनको कैसे क्लासिफाई किया जाए? तो इसका भी एक तरीका है कि चलो इसमें दो कॉलम बना दे, इसमें सब कॉलम, एक में जेनरिक रख दे, एक में पेटेंटेड रख दे। तो इसी तरह साइंटिस्टों ने क्या किया, ठीक है, साइंटिस्टों ने शुरुआत में इंडिविजुअली बहुत सारे एफर्ट किए। उन्होंने क्या किया कि इनको क्लासिफाई करने का प्रयास किया। दे वांट टू क्लासिफाई बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, अपने नॉलेज के बेसिस पे इनको अरेंज करने या क्लासिफाई करने का काम किया। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ये जो नॉलेज था ये किस तरीके से आगे बढ़ा और क्या बेसिस था, नॉलेज का क्या बेसिस था। मतलब आगे हम देखेंगे कि हमारे पास दो प्रॉपर्टी होंगी, मेनली प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर। तो किस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करके इन्होंने क्या अरेंजमेंट दिया, ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट। तो पहला देखो, अब इफोर्ट यहां से हम पढ़ते हैं कि किस किस साइंटिस्टों ने कैसे इफोर्ट किया और कैसे अरेंज किया। दिस इज जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बोलो? जेनेसिस किस वर्ड से बना है होगा भाई? जी हाँ, जेनेसिस का मतलब उत्पत्ति कह सकते हो, जन्म लेना। ठीक है, तो कैसे कैसे इस क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति हुई ये देखते हैं। ठीक है, आज के डेट में अगर हम बात करें तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है पीरियड एंड सेकंड है ग्रुप्स। ठीक है, अगर हम पीरियड की बात करें तो दीज आर द रोज, एंड ग्रुप की बात करें तो दीज आर द कॉलम्स। ठीक है, मतलब अगर आप देखो तो किसी भी चीज को रो एंड कॉलम में टेबुलर अरेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? और इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, जो वर्टिकल होता है उसे हम कहते हैं ग्रुप, और इधर का जो होता है उसे कहते हैं हम पीरियड, हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आ गई? तो ये तो मॉडर्न है। अब इस मॉडर्न तक हम कैसे पहुंचे, इसी जर्नी को हम कह रहे हैं जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो पहला इफोर्ट है वो जर्मन केमिस्ट जॉन डोबेर्नियर का है। अर्ली 1800 में पहली बार जॉन डोबेर्नियर ने आइडिया दिया था, ठीक है, कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए। एंड 1829 में he noted a similarity among the physical and chemical properties of several groups
आप 3 एलिमेंट्स। तो पहली बार इन्होंने क्या किया कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट। इन 3 एलिमेंट्स में पाया कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सिमिलर है। तो इन्होंने कहा कि इसको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है। सिंस दीज आर 3 नंबर, दैट्स व्हाई दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ट्रायड्स। क्या कहा गया इसको? इसे क्या कहा गया? ट्रायड्स, ठीक है। आवाज जा रही है सबके पास? आवाज Yes, जा रही sir. है बच्चों? आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. You हाँ, are. ठीक है। देखो, तो 1800 में हमने बताया और 1829 में इन्होंने आइडिया दिया, उसके बाद ट्रायड दिया। तो सबसे पहले हम एक लुक देख लेते हैं कि जो इन्होंने टेबल 3.1 में ट्रायड को दिया है उसमें कैसा अरेंजमेंट किया और कैसा ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल कैसा दिख रहा था टेबल की मदद से। टेबल 3.1 देखो, इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स लिए उसके एटॉमिक वेट के बेसिस पे, ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज किया। तो इन्होंने पाया कि जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बन रहा है उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कुछ एक जैसी है, ठीक है। जैसे लिथियम लिया, उसके बाद कैल्शियम, क्लोरीन, फिर अगेन सोडियम, पोटेशियम। तो ये जो 3 एलिमेंट का ग्रुप बना इसे कहा गया ट्रायड। इसे क्या कहा गया? ट्रायड्स। ठीक है, तो इसे देखो बेसिकली कहा गया ट्रायड, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले ट्रायड में जो है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का ग्रुप था, दूसरे में कैल्शियम, स्ट्रेंशियम एंड बेरियम का ग्रुप था, ठीक है। थर्ड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का। इनकी जो प्रॉपर्टीज थी आगे आप पढ़ोगे कि इनको कलेक्टिवली देखो हैलोजेंस कहा जाता है और ये एक ही ग्रुप में होते हैं, ठीक है। ये क्या है? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, आगे आप पढ़ोगे ये सारा कुछ आएगा, ठीक है। ये एल्कली मेटल्स कहे जाते हैं। प्लस जब हम आगे और बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटी है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो ये थोड़ा सा आगे देखेंगे। सेकंड देखते हैं, हम देखो कुछ अरेंज भी कर दिया। सेकंड जो था, जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते गए, आप शुरुआत में देखे थे कि कम एलिमेंट्स थे और उसके बाद जो है 63 एलिमेंट्स हो गए, फिर उसके बाद 114 और आज के डेट में 1118 एलिमेंट्स नोन है। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए डिफिकल्टीज भी बढ़ती गई, इनको अरेंज करना भी प्रॉब्लम होता गया। तो देखते हैं कि सेकंड जो साइंटिस्ट थे, सेकंड साइंटिस्ट ये थे फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEB डी कॉनकॉर्टिस इन 1862। तो अभी हमने जो बात की थी वो था 1829 और 1829 के बाद 1862 में he arranged the elements in order of increasing atomic weight। अब ये भी ध्यान रखना है कि किस फैक्टर को इन्होंने, किस प्रॉपर्टी को चूज किया? एटॉमिक वेट को, ठीक है। और कैसा अरेंजमेंट दिया? सिलिंड्रिकल टेबल बनाया। अब सिलिंड्रिकल टेबल अगर हम बनाए तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिथियम लिखा, यहाँ पे सोडियम लिखा, यहाँ पोटेशियम, इधर कैल्शियम, इधर मैग्नीशियम, कुछ ऐसा ही सिलेंडर जैसा सर्कुलर। तो जो इनका मॉडल था ना वो इतना अच्छा नहीं था, इसमें रिपीटिशन नहीं आ रही थी अच्छे से, इसलिए इनके मॉडल को ज्यादा दिखाया नहीं गया है बुकों में और डिस्कार्ड कर दिया गया है। नहीं, आपका मॉडल बहुत अच्छा नहीं है। जैसे सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था रदरफोर्ड का, सॉरी थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल में कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए हमने छोड़ दिया उसे, ठीक है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर न्यूलैंड 1865 में, ठीक है। इन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये जो वर्ड है अगर हम इसे देखें तो ये
क्या बताता है? ऑक्ट मतलब होता है 8, ऑक्ट का मतलब ही होता है 8। ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे भी, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे तो वहां भी आप पढ़ोगे कि ऑक्ट का मतलब होता है 8, क्वाड का मतलब होता है 4, पेंट का मतलब होता है 5। तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा इन्होंने दिया है जिसमें 8 होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो 8 से कुछ रिजेंबल करेगा। मतलब इन्होंने क्या किया कि अगर एटम्स को, सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज कर दिया जाए तो एवरी एट्थ एलिमेंट हैड ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोला इन्होंने कि अगर 1 2 3 ऐसे 8 एलिमेंट्स को रख दिया जाए तो न जो 8वां एलिमेंट आता था, ये जो 8वां एलिमेंट आता था यहाँ पे, ये वाला, ये सर 8th बोले एलिमेंट आप स्टैंडर्ड निकल गया। 1 के सिमिलर होता था। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से था कि जैसे हमारे म्यूजिक्स में म्यूजिकल नोट्स होते हैं। ठीक है, आप नोट्स की अगर बात करते हो तो आप कहते हो कि पहला होता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, फिर सॉरी, ये सा फिर कहाँ आता है? यहाँ आता है। फिर से आप स्टार्ट करते हो, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन 8 क्या है? अगेन सा। क्लियर? इसका मतलब ये है, सर मीटिंग एंड होने वाली। तो देखो जैसा कि हमने बताया कि जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना हमारे, उसमें भी 8 लेटर्स में देखते हो कि जो 8th लेटर होता है वो रिपीट करता है। सिमिलरली जो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव वाला रूल था ना, वो भी उसी तरीके से रिपीट कर रहा था। अच्छा, इन्होंने क्या यूज किया था? इन्होंने भी एटॉमिक वेट को ही यूज किया था एज ए प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मैच कर रही थी, लेकिन एटॉमिक वेट इज द मेजर property the after sorry by which arranging the elements repeat in their physical and chemical properties। तो अगर एटॉमिक वेट के बेसिस पे, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम को अगर हम ध्यान में रखते हुए एलिमेंट्स को रख रहे थे, तो जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो मैच कर रही थी। तो उस समय पे 1887 में इनको डेवी मेडल दिया गया था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा। ये बहुत अच्छा काम करते थे। कौन? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। और यहीं पे मोस्टली जो साइंटिस्ट होते थे ना उस टाइम पे रहा करते थे। मतलब ये कह लो कि ये ऐसी जगह थी जहाँ पे साइंटिस्ट लोग रहते थे और अपनी डिस्कवरीज किया करते थे। तो इतनी चीजें आपको कुछ आइडिया लगा। अब ये देखते हैं 8th एलिमेंट वाला न्यूलैंड ऑक्टेव को। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, मेंडलीव की तरफ आगे आगे बढ़ेंगे। देखो इन्होंने क्या किया कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, टोटल काउंट करो 7 हो गए। अब जैसे ही 8th एलिमेंट रखा वो आ गया कौन सा? सोडियम। और अभी हमने ट्रायड में भी पढ़ा था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक साथ आ रहे थे और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। तो इन्होंने जब ऐसे रखा तो सोडियम जस्ट लिथियम के नीचे आ गया, पोटेशियम सोडियम के नीचे आ गया। ये बहुत अच्छी बात थी। बेरिलियम के नीचे Mg और उसके नीचे कैल्शियम। तो जिससे ये रिपीट हो रहा था कि हाँ जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो मैच करेंगी। क्लियर? सिमिलरली बोरान एल्यूमिनियम से, कार्बन सिलिकॉन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जो इनकी प्रॉपर्टीज थी मैच कर रही थी। प्लस यहाँ भी देखो क्लोरीन, क्लोरीन और एक आपका जो था ब्रोमीन, यही तो था ट्रायड में। तो ये भी जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो एक दूसरे के नीचे आ रहे थे। तो एक तरीके से कुछ हद तक हमें सिमिलर अरेंजमेंट मिला कि इस तरीके से अगर हम अरेंज करें तो एक कुछ अच्छा बन सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद न्यूलैंड के बाद 2 साइंटिस्ट आते हैं और उन दोनों लोगों का काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला था मेंडलीव, ये रशियन केमिस्ट थे। ठीक है, रशियन केमिस्ट मेंडलीव और जर्मन केमिस्ट लूथर मेयर। अब देखो दोनों ने क्या किया कि इंडिपेंडेंटली पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो साइंटिस्ट थे लूथर मेयर, इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश नहीं कर पाए। पब्लिश का मतलब जब हम कोई डिस्कवरी करते हैं तो उसे हमें साइंटिफिक कम्युनिटी के समक्ष रखना होता है।
जैसे आज की डेट में भी जैसे हमने पीएचडी कर रखी है, डॉक्टरेट की डिग्री ली है, तो पीएचडी में हमें क्या करना होता है, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करना होता है, और जब हम ये रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं तो हमें पीएचडी की डिग्री दी जाती है। तो लोथर मेयर का जो वर्क था ना वो पब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन जो मेंडलीव का वर्क था, इनका वर्क ये पब्लिश हो गया। किससे पहले? किससे पहले? लोथर मेयर से। जबकि दोनों ने इंडिपेंडेंटली कुछ एक ही जैसा मिलता जुलता पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया या पीरियोडिक टेबल बताया। कुछ आइडिया लगा? अच्छा, ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, दोनों ने एटॉमिक वेट को ही अगेन यूज किया, लेकिन अच्छी बात क्या थी कि इनके टाइम तक मोर देन 63 एलिमेंट्स नोन हो चुके थे। मतलब इतने ज्यादा एलिमेंट नोन थे कि ये बहुत सारे एलिमेंट का अरेंजमेंट करते थे। कुछ आइडिया लगा इनके बारे में? अब देखो, जैसा कि हमने बताया कि जो लोथर मेयर थे उनसे कहीं ज्यादा जो पॉपुलर हुए वो हो गए मेंडलीव। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका वर्क जो था वो पब्लिश हो गया, और पब्लिश होने की वजह से इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई, क्योंकि ज्यादा लोग जानेंगे। एक तरीके से कह लो टीवी एड्स की बात, जैसे टीवी में एड दिया जाता है। तो दोनों ने जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को आधार माना और एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो उनको सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मिली। इसके लिए इन्होंने किया क्या, जो लोथर मेयर थे, इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को एटॉमिक वेट के अगेंस्ट प्लॉट किया। अब देखो, जब प्लॉट का मतलब ग्राफ खींचना, जब हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो हमें कुछ चीजें मिलती हैं। जैसे अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले, यहाँ पे हम थोड़ा आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे ग्राफ खींचना चाह रहे हैं और इधर हम ले लेते हैं एटॉमिक वेट और इधर हम ले लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ाए और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाए और एक स्ट्रेट लाइन मिले, तो हम ये कहेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन हमें ट्रेंड को दर्शाती है। किस चीज को बता रही है? ये स्ट्रेट लाइन एक ट्रेंड को बता रही है। ट्रेंड क्या बता रही है कि अगर एटॉमिक वेट कम है, अगर इतना एटॉमिक वेट है, जैसे यहाँ 0 0 होता है 1 2, एटॉमिक वेट बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। एटॉमिक वेट अगेन बढ़ा दिया, 3 कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो यहाँ से हमें ट्रेंड पर पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा? बोलो। एक रिपीटिंग पैटर्न या एक ट्रेंड पता चल जाता है। यही रीजन है कि इनका जो वर्क रहा ये थोड़ा सा सक्सेसफुल रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके भी दिखा दिया। प्रूफ करने का मतलब ग्राफ प्लॉट करके भी दिखा दिया। ये देखो, अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो एक सिमिलर पैटर्न मिलता है, मतलब एक को बढ़ाने पे दूसरा बढ़ेगा या घटेगा, कुछ जो भी होगा। ठीक है? इसके बेसिस पे 1868 में लोथर मेयर ने एक टेबल डेवलप और साइमल्टेनियसली एक टेबल मेंडलीव ने भी डेवलप की। ये टेबल ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव बन गई। क्या बनी? ये जो टेबल थी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव बन गई। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोजली रिजेंबल कर रही थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। ठीक है? तो यहां तक आपको आइडिया लग गया होगा। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जो मेंडलीव का जो वर्क था वो पब्लिश हो गया, तो इसलिए इनके वर्क को पब्लिश हो गया तो इनके वर्क को ही ज्यादा तवज्जो मिली। किसकी अपेक्षा? लूथर मेयर की। आगे हम देखेंगे कि एक और साइंटिस्ट आएंगे, हेनरी मोजले। ठीक है? तो वो क्या करेंगे कि जो ये प्रॉपर्टीज को जो लेके चल रहे हैं उसको बदल देंगे, तो उसे हम कहेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन अभी देख के चलते हैं कि ये जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या हुआ, या मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, बेसिकली ओल्ड ना कह के मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ, मेंडलीव ने देखा कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज कर दें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उनकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रही है। इसको इन्होंने डबल कोट करके स्टेटमेंट के तौर पे दे दिया। क्या दिया? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और इस चीज को कहा गया पीरियोडिक लॉ। इसे क्या कहा गया? पीरियोडिक लॉ कहा गया।
इसे कहा गया पीरियोडिक लॉ। क्लियर? यहां तक सबको आ गया? इन्होंने भी, जैसे देखो अभी हम आपको बात कर रहे थे कि जो केमिस्ट की शॉप होगी उसमें भी ऐसे रैक बने होते हैं, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया कि रो और कॉलम्स में अरेंज किया चीजों को। रो, सॉरी, ये होता है रो, ये होता है रो, और ये अप टू डाउन होता है कॉलम्स। तो इन्होंने भी सारी चीजों को रो एंड कॉलम्स के रूप में अरेंज किया, रो एंड कॉलम्स के रूप में। और इन कॉलम्स में जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये जो पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक टेबल रो एंड कॉलम्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो केमिस्ट की शॉप पे भी एक रैक बना होता है, और रैक किसमें डिवाइड होता है? रो एंड कॉलम्स में। तो जस्ट लाइक केमिस्ट शॉप, दिस पीरियोडिक टेबल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू रो एंड कॉलम। और इन रो एंड कॉलम्स को इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बेसिकली नाम दे दिया। इन्होंने ही कहा था कि इसे हम कहेंगे ग्रुप और इसे कहेंगे पीरियड। ग्रुप क्या होगा? टॉप टू बॉटम, और अक्रॉस लेफ्ट टू राइट होगा पीरियड, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉलम और ये हो गया आपका रो। क्लियर? जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो एक अच्छी चीज इन्होंने दी कि उसमें कुछ गैप छोड़ दिए। ये गैप की हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लोथर मेयर के बारे में। Mendeleev's system of classifying element was more elaborate than Lothar-Mayer's system. तो जो लोथर मेयर थे वो जो अपना सिस्टम दिए थे उससे थोड़ा सा इलेबोरेटेड था। किसका? मेंडलीव का। इसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा मिली। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात थी कि इन्होंने कुछ गैप्स छोड़े थे, इस गैप्स की वजह से इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, ठीक है। क्यों? ये गैप बताते थे कि यहाँ पे कुछ और आएगा, और कुछ और आएगा का मतलब एक इंडिकेशन देता है कि कोई नया एलिमेंट अभी डिस्कवर होना बाकी है। ये उसी तरीके से है जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, किसी अननोन रास्ते पे जा रहे हो और आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये रास्ता है कहीं तो कहीं ले जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ से बाइफरकेट हुआ और रास्ता, फिर ये ऐसे ऐसे घूम के ये वाला रास्ता गया और ये वाला ऐसे निकल गया। सपोज करो कि यहाँ पे कोई हो और आपको ये इंडिकेट कर दे कि नहीं आपको ये वाला रास्ता पकड़ना है, तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। आपके लिए कितना आसान हो जाता है कि यहाँ से मुड़ जाओ और आप यहाँ चले जाओगे। सिमिलरली मेंडलीव ने जो गैप छोड़ा था वो गैप साइंटिस्टों के लिए इतना हेल्पफुल हुआ कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका नाम क्या होगा, प्लस उसका एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है या एटॉमिक वेट क्या हो सकता है, ये आइडिया लग गया था। अब आपको कुछ आइडिया लगा कि मेंडलीव क्यों फेमस हुए, लोथर मेयर को क्यों फेमस नहीं किया गया? सर एक बार फिर से समझा दो, समझ नहीं आया। हमने ये बताया कि सपोज करो ये आप हो और यहाँ से आपको आपके डेस्टिनेशन पे जाना है किसी जगह पे, और आप जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पे दो रास्ते हो, और उस रास्ते पे कोई बैठा हो और आपको बता दे कि नहीं आपको इस वाले रास्ते से मुड़ के जाना है, इस वाले से नहीं जाना है, ये आपको वहां नहीं पहुंचाएगा जहां आप जाना चाह रहे हो। अगर कोई बता देता है तो आप डेफिनेटली अपने रास्ते पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यही था कि मेंडलीव ने कुछ ऐसे गैप छोड़े थे जो गैप साइंटिस्टों को इंडिकेट कर रहे थे कि यहाँ पे कोई नई चीज आएगी, मतलब कुछ न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी होना बाकी है। यही रीजन है मेंडलीव ज्यादा फेमस हुआ, ठीक है। प्लस मेंडलीव ने एक और चीज को यूज किया। मेंडलीव रियलाइज ऑन द सिमिलरिटी ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स। इन्होंने ये देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक ही तरह के फार्मूला, एक ही तरह के कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे हम बात करें लिथियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड की, रुबिडियम क्लोराइड की, एक ही जैसे कंपाउंड बना रहे थे। तो इन्होंने कहा जो इनका एम्पिरिकल फार्मूला वो भी एक ही जैसा है, इसलिए हम इनको एक साथ रख सकते हैं। बात समझ में आ गई? इन्होंने ये भी देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हो रहे, तो उन्होंने क्या किया कि उसको जब एटॉमिक वेट के बेसिस पे स्ट्रिक्टली रख दिया तो कुछ गैप आ गए।
जैसे सपोज करो जो फिट नहीं हो रहा था पीरियड प्रॉपर्टी में, अभी हम टेबल से बात करेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो मैं टेबल ही देख लेता हूँ, ये ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ये है टेबल जो मेंडलीव देखे गए, और जो आपको पढ़नी है एक्चुअल में वो है मॉडर्न पीरियोडिक। ठीक है, अब देखो मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, अब आपको मैं समझा सकता हूँ यहाँ से काफी अच्छे से। जैसे हीलियम का एटॉमिक 4 है, फिर 7 वाले को रखा, फिर 9 को, फिर 11 को, फिर 12 को, 14 को, 16 को, फिर यहाँ पे क्या रखा है इन्होंने 19 को। लेकिन ये देखो ये पूरा गैप छोड़ दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब नेक्स्ट एलिमेंट को रख रहे थे नियान को, तब ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इससे रिजेंबल कर रही थी, तो इसको इन्होंने यहाँ रख दिया। फिर लिथियम के नीचे सोडियम को रखा। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो इसके नीचे फिर अगेन कौन आ गया? पोटेशियम। बात समझ में आई? दूसरा, हीलियम के नीचे नियान, लेकिन आर्गन के नीचे यहां वाला देखो गैप है। अब ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है जो आना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा सा इसके नीचे देखो ये गैप है, ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही होगी। तो ये जो गैप थे, जैसे यहाँ पे गैप है, ये वाला गैप है, ये वाला गैप है, ये बहुत सारे जो गैप थे पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल साइंटिस्टों को ये सोचने पे मजबूर किए कि भाई यहाँ पे कुछ नया एलिमेंट आएगा। ठीक है, जितना आपको पता है उतने को अरेंज कर देना बहादुरी नहीं है। अरेंज करने के साथ साथ अगर आप कोई रास्ता दिखा दो कि आगे आपको इसी तरीके से चलना है और भूलना नहीं है, तो ज्यादा अच्छी बात मानी जाती है। क्लियर? तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया गैप का। अब हम फिर से पीछे जाते हैं। थोड़ा सा टेबल 3.3 को देखते हैं। टेबल 3.3 में भी इन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स थे जिनको गैप में रखना था, उनको उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया। ओके, इसको हम थोड़े से बाद में देखते हैं कि इसको कैसे नाम दिया गया। यहाँ से लेट अस सी। देखो, तो जो उन्होंने गैप की बात की, ठीक है, जो उन्होंने कुछ गैप छोड़ दिए कुछ एलिमेंट्स के लिए कि इन एलिमेंट्स को इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे रखा जाएगा, वहां से एक चीज पता चली। क्या पता चली? कि जो ये गैप था, ये गैप एल्यूमिनियम के जैसे नीचे गैप था, तो उसको इन्होंने कहा कि हम इसका नाम अगर चाहे तो हम रख सकते हैं। अगर ये गैप अंडर एल्यूमिनियम है तो हम इसका नाम रख सकते हैं इक्का एल्यूमिनियम। क्या रख सकते हैं? इन्होंने कहा कि अगर एल्यूमिनियम के नीचे गैप है तो हम इसका नाम रख सकते हैं इक्का एल्यूमिनियम। अगर ये गैप सिलिकॉन के नीचे है तो इस सिलिकॉन का नाम रख सकते हैं इक्का सिलिकॉन। ठीक है, गैप अंडर सिलिकॉन एंड गैप अंडर एल्यूमिनियम। ठीक है, हालांकि बाद में क्या होगा कि बाद में जो साइंटिस्ट डिस्कवर करेंगे या फिर जहां पे एलिमेंट डिस्कवर होगा उसके बेसिस पे नाम रख दिया जाएगा। लेकिन एक प्रपोजल तो था कि इस तरीके से हम इसका नाम भी रख सकते हैं, या ये जो एलिमेंट होगा इसका नाम ये होगा। प्लस देखो, मेंडलीव प्रिडिक्टेड नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम। गैलियम किसके नीचे आएगा? एल्यूमिनियम के नीचे आएगा। जर्मेनियम किसके नीचे आएगा? सिलिकॉन के नीचे आएगा। अब बाद में हम देखेंगे कि जहां से एलिमेंट डिस्कवर होता है उसके बेसिस पे नाम दे देते हैं, या जो साइंटिस्ट डिस्कवर करता है उसके बेसिस पे नाम दे देते हैं। लेकिन इन्होंने तो प्रिडिक्ट कर दिया था ना कि इसको इक्का एल्यूमिनियम इक्का सिलिकॉन कह सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ एलिमेंट होगा। ये सबसे बड़ी बात थी, इसीलिए मेंडलीव का वर्क जो था वो सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, next, boldness of Mendeleev quantitative prediction and their eventual
सक्सेस मेड हिम पीरियोडिक टेबल फेमस। तो यही रीजन रहा कि 1905 में मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया और ये पीरियोडिक टेबल काफी फेमस हुआ। बाद में हम देखेंगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे और कुछ और चेंजेस होंगे। ठीक है, जैसे कुछ प्रॉपर्टी की बात करें इक्का एल्यूमिनियम की, तो उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि जो इक्का एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट होगा वो 68 होगा। वो कैसे प्रिडिक्ट किया था? जो ऑर्डर चल रहा था ना, जितने का गैप आ रहा था उसके बेसिस पे उन्होंने कहा इसकी डेंसिटी कुछ इस तरीके की होगी, मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये किस तरीके का फार्मूला बनाएगा, ऑक्साइड कैसा बनाएगा, E2O3 कैसे भाई, कैसे ऐसा बना सकता है? एल्यूमिनियम के नीचे रख रहे हैं तो एल्यूमिनियम बनाता है Al2O3 जिसे हम कहते हैं एल्यूमिना। इसे हम क्या कहते हैं? एल्यूमिना। इसका मतलब अगर इसके नीचे गैलियम रख रहे हैं तो गैलियम भी बनाएगा Ga2O3 जैसा कुछ न कुछ। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्डेड के साथ क्लोरीन, जैसे आप AlCl3 पढ़े होंगे, AlCl3, इसका मतलब ये गैलियम क्लोराइड इस तरीके का एलिमेंट बनेगा, इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। तो ये देखो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे, बता देना कि जो कंपाउंड होगा वो इस तरीके का होगा और जो एलिमेंट होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, बाद में ये देखा गया कि जो गैलियम है, ये जो गैलियम जब मिला तब देखा गया कि इसका जो एटॉमिक वेट है वो 70 के आसपास है, 68 इन्होंने बताया था, 5.9 इन्होंने डेंसिटी बताई थी, 5.94 डेंसिटी मिली, मतलब बहुत हद तक सिमिलर था। कंपाउंड फॉर्मेशन सिमिलर, जैसा उन्होंने बता दिया वैसा ही मिला। ठीक है, सेम सिलिकॉन के बारे में, तो ये एक तरीके से रिपीटिशन होगा, आप इसे देख लेना। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये टेबल मैंने आपको समझा दी है तो उस टेबल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट लीडिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मेनली एक साइंटिस्ट का रोल आता है जो इंग्लिश फिजिसिस्ट थे और इनका नाम था हेनरी मोजले। इन्होंने क्या किया कि एक्सरे स्पेक्ट्रा प्लॉट किया और उसको किसके अगेंस्ट किया, फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी थी उसका अंडर रूट लिया इस फ्रीक्वेंसी, और एटॉमिक नंबर, इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर लिया। अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो सारी प्रॉपर्टी में एटॉमिक वेट को यूज किया गया। किसको यूज किया गया? एटॉमिक वेट को। इन्हें पहली बार इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर को। जब किसी एक एलिमेंट के एक्सरे स्पेक्ट्रा को उसमें यूज होने वाली फ्रीक्वेंसी प्लस उसके जो एटॉमिक नंबर को प्लॉट किया गया तो एकदम जैसा कि मैंने प्लॉट करके अब दिखाया वैसे ही एकदम हूबहू स्ट्रेट लाइन आई, कोई डेविएशन नहीं। जब ऐसा आया तो इन्होंने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है ना वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंपेयर टू एटॉमिक वेट। इन्होंने दूसरे अभी एटॉमिक वेट का भी ग्राफ खींच के दिखा दिया और एटॉमिक नंबर का भी, तो देखा कि एटॉमिक नंबर का जो ग्राफ था वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब ये देखो, मैं पहले ही आपको ग्राफ खींच के बताया था तो मुझे समझाना थोड़ा सही चाहिए। देखो, जो एटॉमिक नंबर था वो एक के बाद इंक्रीज कर रहा था, 1 2, क्योंकि आप देखोगे एलिमेंट्स के जो नंबर होंगे 1 2 3 एकदम इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप देखते हो लिथियम का 7 होता है, ठीक है, इसके बाद बोरान का 8 होता है। लेकिन ये जो था आगे हम जैसे जाते हैं सोडियम का, इसके हिसाब से ये 5 के हिसाब से इसको 10 होना चाहिए था, और ये सॉरी 4 होता है बेरिलियम, और ये 8 होता है, और बोरान होता है 5 10। तो इस हिसाब से सोडियम का 11 और इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक वेट बोलो, पिछली क्लास में प्रैक्टिस कराए थे, कहा भी था कि 30 तक जितने एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट याद करने हैं। ये होता है 23। अब देखो यहाँ पे जब देखा गया तो ये एग्जैक्टली डबल या फिर 4 to 8 5 to 10, कार्बन का 6 और 12 डबल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डबल नहीं है।
तो ये जब आप ग्राफ खींचोगे ना, तो ये ग्राफ थोड़ा सा जिगजैग कैसे जाएगा, स्ट्रेट नहीं आएगा। लेकिन जो एटॉमिक नंबर का ये ग्राफ था, ये ग्राफ था एटॉमिक नंबर का, और ये वाला ग्राफ था एटॉमिक वेट का। तो इन्होंने कहा कि जो एटॉमिक नंबर वाली प्रॉपर्टी है ये और फंडामेंटल है कंपेयर टू एटॉमिक वेट। ठीक है, इधर ले लिया एटॉमिक नंबर और इधर ले लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे और उसका रूट। क्लियर? तो यहां से जो पीरियोडिक लॉ था वो आपका चेंज हो गया। अब इसे जो कहा गया, इसे कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्लियर? This is known as modern periodic law. And according to modern periodic law, the physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic number. किसका periodic function है? Atomic number. क्यों है? ग्राफ खींच के दिखा दिया कि स्ट्रेट लाइन मिल रही है, देखो, और करके भी देख लो। ठीक है, इसीलिए इसे कहा गया, जो ये पीरियोडिक लॉ था इसे कह दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और इसके द्वारा जो टेबल आएगी उसे कहा जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या कहा जाएगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? अब देखो, जो भी कोई नया डेवलपमेंट किया जाता है तो पुराने से कुछ ना कुछ चीजें ली जाती है। यहाँ भी पुराने से कुछ ना कुछ चीजें ली जाएंगी, सारे एलिमेंट्स को रो एंड कॉलम में अरेंज किया जाएगा। ठीक है, देखो ये चीज तो हमने बता दी कि जो 94 एलिमेंट्स है वो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, क्लियर? और इसके बाद के जो एलिमेंट्स होंगे 114 में से 94 घटा दो, कितने आते हैं? करीब करीब 20 एलिमेंट्स। ये जो 20 एलिमेंट्स के आसपास है, ये एलिमेंट्स मैन मेड है, आदमी ने या साइंटिस्ट ने खुद बनाए हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये जैसे ही बनते हैं इनकी हाफ लाइफ बहुत कम समय होती है। मान लो किसी की हाफ लाइफ 5 मिनट है, जैसे ही आपने बनाया 5 मिनट बाद ये खुद ही आधा हो गया। अब ये हाफ लाइफ क्या चीज है, ये मैं 12th में आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी इतना समझ लो कि अगर आपने 5 kg बनाया और उसकी हाफ लाइफ 5 मिनट है, तो 5 मिनट बाद आपको 2.5 kg मिलेगा। 2.5 kg क्या होगा? उड़ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि these elements are नेचुरल होते हैं उतने उनकी हाँ, ये कितनी क्या होती करते हैं, रेडियो एक्टिव रेज या फिर आप कह सकते हो वेव्स इमिट करते है? रहते हैं, सर जिसकी वजह से नेचुरल ये होते हैं उनकी कितनी होती है? क्या, सर नेचुरल वालों की हाफ लाइफ कितनी होती है? वो तो हर एक की अलग अलग होती है, बहुत अलग अलग होती है। जैसे कार्बन, सर आप अप्रॉक्स कार्बन 14 की अगर हम बात करें तो कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ होती है 47-30 ईयर होती है, इतने साल होती है। यही रीजन है कि हम कार्बन 14 डेटिंग पढ़ते हैं। जब कभी भी आर्कियोलॉजिकल सैंपल आप यूज करते हो ना, देखते हो कि आप कभी पढ़े हो हिस्ट्री में कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई तो क्वाइन मिला या कोई हड्डी मिली, तो हम उसका कार्बन 14 डेटिंग कराते हैं और फिर वहां से उसकी एज पता कर लेते हैं कि कितना साल पुराना है। ठीक है, इसे कहते हैं कार्बन 14 डेटिंग। सर कार्बन 12 की कितनी होती है? कार्बन 12 तो रेडियो एक्टिव है नहीं, कार्बन 14 है, तो कार्बन 12 की कहां से होगी? जो रेडियो एक्टिव होगा उसकी होगी। ठीक है, ओके। अब देखो अगर सर हम बात मैन करें वालों की इतनी कम क्यों होती है? इसकी, क्या बोला? सर मैन मेड वालों की इतनी कम क्यों होती है आर्टिफिशियल वालों की? देखो वो उनकी उतनी होती ही है, इसीलिए वो नेचर में पाए नहीं जाते। अगर वो कभी बनते हैं तो खत्म हो जाते हैं, इसलिए किसी को पता नहीं चलता, और हम उसको जबरदस्ती बनाते हैं लैब में और हम उसको बताते हैं कि नहीं ये कोई एलिमेंट है। ठीक है, 2-3 एलिमेंट्स को मिक्स करके उसे बनाया जाता है जबरदस्ती। हालांकि वो नेचर में बनता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता होगा, लेकिन जैसे बना वैसे ही खत्म, तो किसी को पता ही नहीं चला कि कहाँ बना और कहाँ खत्म। बात समझ में आई? क्योंकि सारी चीज से मतलब नेचर से ही मिली। अगर हम ये 94 की बात करें तो इसे क्या लिखा गया है? नेचुरली ऑकरिंग, मतलब नेचर में मिल रहे हैं, यही लिखा गया है ना वर्ड। बात समझे? तो कुछ ऐसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो एटॉमिक नंबर था, अब ये मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गया, और ये एटॉमिक नंबर ही न्यूक्लियर चार्ज को डिफाइन करेगा।
नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिफाइन करता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। तो इसके बेसिस पे देखा गया तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन था ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि हमने कहा था कि सोडियम है, अगर इसको एनर्जी दी जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर देता है, Na प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर देता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? प्रोटॉन है। क्लियर? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर, दैट्स व्हाई इट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है? इसके बेसिस पे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई और इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी रो एंड कॉलम्स में डिवाइड किया है। इसे हम कहेंगे रो और इसे अगेन कहेंगे कॉलम्स। ठीक है? ये है आपका टॉप टू बॉटम, ये है टॉप टू बॉटम और ये है आपका लेफ्ट टू राइट। जो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने रो है और कितने कॉलम। ठीक है? थोड़ा सा द नंबर ऑफ पीरियड सॉरी द जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको लॉन्ग फॉर्म भी कहा गया। ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ी बन के आई जब सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। कितने एलिमेंट्स को? 1 1 4 एलिमेंट्स को। तो जब इनको अरेंज किया गया तो ये बड़ा बड़ा बन गया। किससे बड़ा बन गया? मेंडलीव से, इसलिए इसे लॉन्ग फॉर्म भी कहा गया। ठीक है? हॉरिजॉन्टल जो रोज है जिसे मेंडलीव सीरीज कहते थे। ठीक है? और जो पीरियड है उसे, जो कॉलम्स होते हैं उसे ग्रुप कहा जाता है। ठीक है? इसे सीरीज भी कह दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बोलो सर, मीटिंग एंड होने वाली है। कोई नहीं, बस थोड़े से देर के लिए, हार्डली 5 मिनट और क्लास चलेगी, इसी के लिए फिर से ज्वाइन करेंगे। लेस देन 1 मिनट आ रहा सर। तो इससे देखो अभी मैंने बता दिया कि इसे लॉन्ग फॉर्म भी कहा जाता है और मंडलीव जिसे सीरीज कहते थे उसे पीरियड कहा जाने लगा और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उसे ग्रुप। ठीक है? बाद में हम देखेंगे कि ग्रुप के जो सारे मेंबर्स हैं वो एक जैसे हैं तो इनको हम फैमिलीज भी कहते हैं। जैसे किसी फैमिली में अगर हम बात कर लेते हैं कि मान लो हम खन्ना फैमिली की बात कर रहे हैं, ये खन्ना फैमिली है। ठीक है? या पठान की फैमिली, तो हम कहते हैं कि जो इनके सब्सिक्वेंट मेंबर्स होंगे वो भी खन्ना होंगे। जैसे हमने लिखा रूही खन्ना, यहाँ हमने लिखा राहुल खन्ना, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? एक जैसे होंगे और इनकी इनकी जो बिहेवियर होगा वो मोस्टली एक जैसा मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही खानदान के हैं। ठीक है? या एक ही फैमिली के हैं, तो इसे कह दिया गया फैमिली। लेटर ऑन एक संस्था बनाई गई जिसे नाम दिया गया IUPAC। अब ये देखो आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पूरी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है? इसका एब्रिविएशन क्या है? IUPAC का IPAC भी कह देते हैं इसे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन बनाया गया और ये यूनियन या ये जो संस्था थी इसने क्या कहा कि जो ऊपर के लेटर्स हैं 1 to 18, अब टोटल बात करते हैं कि जो पीरियड्स थे वो 7 थे। 7 पीरियड थे मॉडर्न वाले में और 18 ग्रुप्स थे। ठीक है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड। तो इन्होंने कहा क्या कहा कि जो ग्रुप्स हैं उनको नंबर 1 to 8 दे दिया। ठीक है? पहले ये कैसे दिए जाते थे? पहले इनका जो ओल्डर ऑर्डर था, ओल्डर नोटेशन था, ये 1A था, सेकेंड A था, 8A था, 8 1B ऐसे चलता था। ठीक है? तो ये याद करना थोड़ा टफ हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि इसको सिंपली 1 2 3 4 डैश 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 18 तक नंबर्स दे दिए। ठीक है? पीरियड को 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसे नंबर्स दे दिए। ठीक है? और ये जो 1 2 3 है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को करस्पॉन्ड कर रहा है। किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है? अब देखो पिछली क्लास में हमने बताया था कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, कहीं पे गिवन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं उस ग्रुप में? बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? n²। एक ऑर्बिटल में 2 होता है, इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब हमें बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कितना रखोगे, सॉरी फर्स्ट पीरियड में कितना रखोगे, n की वैल्यू कितनी होगी 1 का स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर, यही ना फार्मूला आपका है 2n स्क्वायर। Yes, sir. कितने एलिमेंट रखेंगे मैक्सिमम 2, ठीक है। 2 में n की वैल्यू अगर हम 2 रख दे तो 2n स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 की पावर 2 इक्वल्स टू टोटल कितने एलिमेंट होंगे 8। तो ये जो ट्रेंड था ये चलता गया, ठीक है, ये ट्रेंड चलता है, ठीक है। n की वैल्यू 3 रख दे तो कितने एलिमेंट आएंगे 18। तो इसी को फर्दर एक मैजिक नंबर बना दिया गया और ये मैजिक नंबर था, ये याद रखना आपको 2 8 8 18 18 एंड 32। दिस इज द बेसिक, ये जो मैजिक नंबर आता है वो बेसिकली इसी से आता है, ठीक है। और इनके जो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो इंक्रीज होंगे ना इसी बेसिस पे इंक्रीज होंगे 8 8 18 18 एंड 32, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि जो सेवेंथ पीरियड है, अगर हम सेवेंथ पीरियड की बात करें तो 2n स्क्वायर की मदद से आप बताओ कि n बराबर अगर हम 7 रखें तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आएंगे 2 इंटू 7 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 49 और ये हो जाएगा 98। तो सेवेंथ पीरियड में तो अकेले 98 एलिमेंट्स आ सकते हैं ना, इसका मतलब ये कभी नहीं भरेगा क्योंकि टोटल एलिमेंट्स हमारे 118 है जैसा कि हमने आपको बताया, और उसके पहले बहुत सारे एलिमेंट भर गए। तो ये जो एलिमेंट, ये जो पीरियड होगा सेवेंथ पीरियड होगा, ये क्या होगा इम्पटी रहेगा, खाली रह जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक जो खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉरी कल नहीं होगी, एक दिन बाद होगी वेडनेसडे को, ठीक है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इस क्लास में हम पूरे पीरियोडिक टेबल को आपको ओरली याद करा देंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल, सारे एलिमेंट्स, सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर। और ये देखना एक जादू की तरह आपको काम करेगा, एक जादू की तरह आप पूरे पीरियोडिक टेबल को याद कर लीजिए, ठीक है। मैं एक आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि ये है आपका पीरियोडिक टेबल, आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये है पीरियोडिक, इस पूरे पीरियोडिक टेबल याद करेंगे, ठीक है।